सो फ्रेंड, हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। अब हम मैकियावेली के व्यू इन पॉलिटिक्स, जैसे कि एंड जस्टिफाई द मीन्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उनके डुअल मोरालिटी के जो कॉन्सेप्ट था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वर्चू और मोरालिटी में क्या लिंक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन एक साथ डील किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए शुरू करते हैं। सिंस द टाइम ऑफ प्लेटो एंड अरिस्टोटल, तो प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइम से क्या होता आ रहा है। तो प्लेटो और अरिस्टोटल ने डील विथ वर्चू इन जनरल एंड पर्टिकुलर, तो उन्होंने वर्चू के बारे में इन जनरल बात की है और पर्टिकुलर भी बात की है कि कैसे एक व्यक्ति वर्चुअस बन सकता है। तो एंशियंट पॉलिटिकल थॉट जो प्लेटो और अरिस्टोटल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और मिडिवल जो पॉलिटिकल थॉट था वो सेंट अगस्टाइन और सिसरो जैसे फिलोसफर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एंशियंट टाइम में क्या था, रूलर्स टू बी वर्चुअस मीन ही हैज़ टू बी मोरल। तो रूलर्स को वर्चुअस बनाने के ऊपर ध्यान था। रूलर्स हैज़ टू बी वर्चुअस माने क्या मतलब है कि उसको रूलर्स को मोरल होना चाहिए। और मिडिवल टाइम में क्या हुआ, रूलर्स शुड मोरल स्लैश रिलीजियस, तो रूलर्स को मोरल के साथ साथ रिलीजियस भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डिक्टेट्स मेंशन इन द रिलीजन। तो जो रिलीजन में क्या कहा गया कि रूलर्स को मोरल और रिलीजियस दोनों होना चाहिए। अप टिल नाउ द स्टैंडर्ड टू मेजर द वर्च्यू ऑफ रूलर वाज प्रोवाइडेड बाय एथिक्स और रिलीजन। तो यहाँ तक जो मिडिवल एज तक क्या था कि जो स्टैंडर्ड टू मेजर वर्च्यू ऑफ रूलर्स की वर्च्यू को, जो स्टैंडर्ड होंगे जिसके द्वारा रूलर्स की वर्च्यू को मेजर किया जाएगा, वो एथिक्स या कि रिलीजन के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था कि रूलर्स की क्या वर्च्यू होनी चाहिए। वो कौन बताता था, एथिक्स और रिलीजन बताते थे। इसलिए मैकियावेली इज़ द फर्स्ट पर्सन टू इस्टेब्लिश ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिक्स। इस सेंस में जो मैकियावेली हैं वो ऐसे पहले पर्सन हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स एज ए ऑटोनॉमस फील्ड के रूप में प्रतिस्थापित करने का श्रेय जाता है। पॉलिटिक्स इज नॉट एथिक्स, पॉलिटिक्स एथिक्स नहीं है, पॉलिटिक्स इज नॉट रिलीजन, और पॉलिटिक्स रिलीजन भी नहीं है। पॉलिटिक्स इज ऑटोनॉमस फील्ड, पॉलिटिक्स एक ऑटोनॉमस फील्ड है। पॉलिटिकल एक्शन टू बी जज्ड बाय द यार्ड स्टिक ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिकल एक्शन है उन्हें किस मापदंड से यार्ड से मापा जाएगा, पॉलिटिक्स के मापदंड से मापा जाएगा, नॉट रिलीजन और एथिक्स के यार्डस्टिक से नहीं मापा जाएगा। तो प्रिंस डज नॉट रिक्वायर टू बी इथिकली करेक्ट, मोरली करेक्ट, रिलीजियसली करेक्ट। तो प्रिंस की ये ज़रूरत नहीं है, प्रिंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो इथिकली करेक्ट हो, मोरली भी करेक्ट हो और रिलीजियसली भी करेक्ट हो। ये प्रिंस के लिए ज़रूरी नहीं है। ऐसा कौन मानता है, प्रिंस ऐसा मानते हैं मैकियावेली। प्रिंस रिक्वायर्ड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, प्रिंस को केवल पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, प्रिंस हैज इट्स ऑन स्टैंडर्ड और मोरालिटी। प्रिंस के पॉलिटिक्स की अपने स्टैंडर्ड होते हैं, अपनी मोरालिटी होती है। और व्हाट इज़ द पॉलिटिकल स्टैंडर्ड, पॉलिटिकल मोरालिटी ऑफ पॉलिटिक्स। तो जो पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है, वेदर प्रिंस इज सक्सेसफुल इन प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल मोरालिटी क्या है, पॉलिटिकल मोरालिटी है कि प्रिंस नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने में सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये पॉलिटिकल मोरालिटी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल मोरालिटी ऑन यूज ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पर हम पॉलिटिक्स और एथिक्स के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल मोरालिटी को भी समझेंगे, और वायलेंस, यूज ऑफ वायलेंस कैसे होता है इन दोनों के लिए ये भी समझा जाएगा। तो मैकियावेली अपने समय के कोसेसु कहा जाता है, और उनका जो एज था मिडिवल एज एंड हो रही थी और मॉडर्न एज का शुरुआत था। जो मैकियावेली का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मैकियावेली का ऑब्जेक्टिव था मेक इटली नेशन स्टेट एंड मेक इटली ग्लोरियस। तो जो मैकियावेली का ऑब्जेक्टिव था वो इटली को नेशन स्टेट बनाने का ऑब्जेक्टिव था, और इटली फिर से कैसे ग्लोरी को प्राप्त हो जाए, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। रिस्पॉन्सिबिलिटी
ऑन द शोल्डर ऑफ प्रिंस, और ये ऐसा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके शोल्डर पर होगी, ऐसा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंस के शोल्डर पर होगी, प्रिंस के कंधों पे होगी। विच वर्चुअस प्रिंस नीड, तो ये जो ग्लोरी है वापस प्रिंस, जो इटली की ग्लोरी है उसको वापस से रिइंस्टेट करने के लिए प्रिंस को कौन कौन सी वर्चूज की जरूरत पड़ेगी। तो एज पर प्लेटो और एरिस्टोटल एंशियंट टाइम में पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर इंसेपरेबल, सो रूलर नीड टू बी मोरल। तो प्लेटो और एरिस्टोटल के अनुसार जो एंशियंट टाइम में थे, तो उनके अनुसार पॉलिटिक्स और एथिक्स जो है इंसेपरेबल हैं, इसलिए रूलर्स को मोरल होना चाहिए। मोरालिटी ऑफ द प्रिंस, प्रिंस की मोरालिटी क्या होगी, हाउ आर वी गोइंग टू जज द वर्चू ऑफ प्रिंस, है ना। तो इसमें तो एक जो वर्चुअस प्रिंस है, तो जज जो एक वर्चुअस प्रिंस है उसकी जो वर्चू है, जज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ रिलीजन, तो उसके जो वर्चू है उसको आप रिलीजन और एथिक्स के स्टैंडर्ड के साथ मत जज करिए। गुड और बैड, जज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, तो अगर एक प्रिंस जो है, तो वर्चुअस प्रिंस जो है, तो एक प्रिंस गुड है या बैड है, इसको इस आधार पर मत आंकिए, एथिक्स और रिलीजन के आधार पर मत आंकिए, बल्कि पॉलिटिक्स के जो स्टैंडर्ड हैं उस पर अगर प्रिंस खरा उतरता है उसके आधार पर मापिए। तो पॉलिटिकल एक्शन का स्टैंडर्ड क्या होता है, और विच एक्शन इन कंसिडर्ड राइट, और कौन सा एक्शन ऐसा होता है जिसे राइट समझा जाना चाहिए। तो दैट एक्शन इज गुड विच रिजल्ट इनटू, तो ऐसा एक्शन गुड होगा जो रियलाइजेशन ऑफ, जिसके माध्यम से हम दो गोल को अचीव कर सकते हैं। कौन कौन से, प्रिजर्वेशन ऑफ टेरिटरी एंड पीपल, पहला गोल तो ये है कि हम अपने लोगों का और अपनी टेरिटरी को प्रिजर्व कर पाएँ। दूसरा जो गोल होगा हमारा कि हम उस टेरिटरी में रहने वाले लोगों के वेलफेयर को प्रमोट कर पाएँ। तो दो ऑब्जेक्टिव होंगे। जो मैकियावेली की मैक्सिम है, मतलब उनकी जो सूक्ति है, उनकी जो है ना वाक्य है, क्या है कि इन पॉलिटिक्स इन जस्टिफाई द मीन्स, तो पॉलिटिक्स में एंड जो है तो मीन्स एंड जस्टिफाई द मीन्स, मतलब जो एंड्स होते हैं वो मीन्स को जस्टिफाई करते हैं। क्यों, क्योंकि इन पॉलिटिक्स इज नाइदर इथिक्स नॉर रिलीजन, क्योंकि पॉलिटिक्स ना तो रिलीजन है और ना ही इथिक्स है। पॉलिटिकल एक्शन टू बी जज्ड बाय पॉलिटिकल मोरालिटी, और पॉलिटिकल एक्शंस को पॉलिटिकल मोरालिटी के डिफरेंस में जज किया जाना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, इन पॉलिटिक्स इन जस्टिफाई द मीन्स, वेदर मीन्स प्रिंस थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर एंड्स ऑफ द स्टेट, तो इसका मतलब है कि जो प्रिंस सोच रहा है कि ये मीन्स जो मैं अडॉप्ट करने वाला हूँ, क्या वो स्टेट के जो एंड रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, क्या वो अप्रोप्रिएट होंगे। इंडियन वर्जन क्या है, साम दाम दंड भेद, इसका जो इंडियन वर्जन है वो साम दाम दंड भेद है। तो मैकियावेली कहते हैं कि प्रिंस इज फ्री टू डिप्लॉय एनी मीन्स, तो प्रिंस कोई भी साधन अडॉप्ट करने के लिए फ्री है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन इट एम्स एट द प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, और उस पर एक कंडीशन ये है कि वो स्टेट के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और अगर ऐसा है तो प्रिंस कोई भी मीन्स, कोई भी साधनों को, किसी भी प्रकार के साधनों का उपयोग कर सकता है ना, और वो करेक्ट माना जाएगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज पीपल विल जज द प्रिंस नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ही विल एम्प्लॉय बट द बेसिस ऑफ एंड्स ही अचीव, तो पीपल किंग को कैसे जज करेंगे, प्रिंस को पीपल कैसे जज करेंगे, पीपल जो प्रिंस को उसके द्वारा कौन से मीन्स अपाए उसके द्वारा उसको जज नहीं करेंगे, उसको जज करेंगे कैसे, उसने एंड्स क्या अचीव किया, है ना। तो उसके द्वारा उसको प्रिंस को जज किया जाएगा कि उसने अपना जो लक्ष्य है नेशनल इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने का, उसको उसने अचीव किया या नहीं किया। मीन्स डज नॉट मैटर। दस नो वन विल आस्क प्रिंस द प्योरिटी ऑफ मीन्स इफ ही अचीव द एंड, और अगर प्रिंस ने अपने एंड को, अपने गोल को, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर लिया है, तो कोई भी व्यक्ति मीन्स की जो साधनों की जो पवित्रता है उसके बारे में बातचीत नहीं करेगा। हाउ एवर नो वन विल एब्जॉल्व द प्रिंस इफ ही सेक्रीफाइजेज द एंड फॉर द सेक ऑफ मीन्स, रेदर इन पॉलिटिक्स एंड विल जस्टिफाई द मीन्स। तो और अगर प्रिंस ने अपने जो है तो मीन्स के लिए, मतलब अपने फॉर द सेक ऑफ हिज
मोरालिटी मीन्स के लिए उसने अगर अपने एंड को सेक्रीफाई कर दिया तो पीपल उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में एंड जस्टिफाई करते हैं मीन्स को। दस मैकियावेली इज गिविंग प्रायोरिटी टू एंड्स ओवर मीन्स। तो मैकियावेली इस में क्या कर रहे हैं? मैकियावेली किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं? एंड्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं मीन्स के ऊपर। दस मैकियावेलीज अप्रोच टू इथिक्स और मोरालिटी इज कॉन्सिक्वेंशलिस्ट और थियोलॉजिकल। तो मैकियावेली की जो अप्रोच है इथिक्स और मोरालिटी के प्रति कैसी है? कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है, थियोलॉजिकल है। मतलब अगर आप एंड अचीव कर रहे हैं तो आपके एक्शन जस्टिफाई हैं, और इफ़ यू आर नॉट एबल टू अचीव द स्टेटेड गोल्स योर वट एवर मीन्स यू आर है ना, वेदर यू आर फॉलोइंग प्योरली वेरी प्योर मीन्स इट डज नॉट मैटर। इन एथिक्स टू सेट ऑफ थ्योरी आर देयर। हाँ, तो एथिक्स में दो तरह की थ्योरी होती हैं। कौन कौन सी? थियोलॉजिकल और कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। ये मैकियावेली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्शन ऑफ गुड और बैड डिपेंड्स अपॉन कॉन्सिक्वेंस। तो गुड जो है, कोई भी एक्शन गुड होगा या बैड होगा किस पर निर्भर करेगा? कॉन्सिक्वेंस, उसके परिणाम क्या हुए। और डिओन्टोलॉजिकल में इस गांधी का रिप्रेजेंट, गांधी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। गांधी और इमानुअल कांत ये दोनों थिंकर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रायोरिटी इज मीन्स ओवर। तो ये जो है तो मीन्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एंड्स के अलावा, है ना। तो अगर अपने को राम राज्य का लक्ष्य हासिल करना है, गोल हासिल करना है, तो हमारे जो मीन्स होने चाहिए वो सैटानिक वाले नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिओन्टोलॉजिकल थिंकर्स बिलीव दैट, तो डिओन्टोलॉजिकल थिंकर्स क्या बिलीव करते हैं? दैट देयर आर सर्टेन इटर्नल प्रिंसिपल विच कैन नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ एंड। तो जो डिओन्टोलॉजिकल थिंकर होते हैं, जो डिओन्टोलॉजिकल फिलॉसफी होती है, वो ये मानती है कि कुछ ऐसे सार्वभौमिक इंटरनल प्रिंसिपल होते हैं जिनको एंड के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। और ऐसा जो इस तथ्य पर, जो इस बात पर विश्वास करने वाले हैं, ऐसे हैं महात्मा गांधी और सोक्रेटिस। मैकियावेली के व्यू क्या है मोरालिटी के ऊपर? तो मैकियावेली हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल मोरालिटी। तो मैकियावेली ने डुअल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। वेदर मैकियावेली इज इमोरल और ही इज प्रोपोगेटिंग इमोरलिटी। क्वेश्चन उठता है कि क्या मैकियावेली इमोरल हैं या वो इमोरलिटी को प्रोपोगेट कर रहे हैं? नाइदर ही इज इमोरल और नॉर ही इज प्रोपोगेटिंग इमोरलिटी। तो आंसर में ये कहा जा सकता है कि वो ना तो इमोरल हैं और ना ही वो इमोरलिटी को प्रोपोगेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैकियावेली डिवाइड्स ह्यूमन लाइफ इनटू टू स्फीयर। तो मैकियावेली ने ह्यूमन लाइफ को दो स्फीयर में बांटा है। कौन कौन से? एक प्राइवेट स्फीयर है और एक पब्लिक स्फीयर। तो प्रिंस डज नॉट सैंक्शन एनी अननेसेसरी मीन्स, है ना। प्रिंस डज नॉट सैंक्शन एनी अननेसेसरी मीन्स। तो प्राइवेट स्फीयर में प्रिंस डज नॉट सैंक्शन एनी अननेसेसरी मीन्स। मैकियावेली इज नॉट डेविल एडवोकेट प्रोपोगेटिंग इमोरलिटी। तो मैकियावेली कोई डेविल, है ना, कोई डेविल का एडवोकेट नहीं है जो कि इमोरलिटी को प्रोपोगेट कर रहा है, बल्कि मैकियावेली वांट्स प्रिंस टू बी इथिकल इन हिज पर्सनल और प्राइवेट स्फीयर। बल्कि मैकियावेली चाहते हैं कि प्रिंस अपने जो पर्सनल या प्राइवेट स्फीयर में इथिकल रहे, मोरल रहे। एज फार एज पब्लिक स्फीयर और पॉलिटिकल स्फीयर इज कंसर्न, ही इज नॉट एडवोकेटिंग इमोरलिटी। और पब्लिक स्फीयर में भी जो है मैकियावेली इमोरलिटी को नहीं प्रीच कर रहे हैं। क्यों? ही रिकमेंड प्रिंस टू बी एज मोरल एज पॉसिबल। वो प्रिंस को कहते हैं कि आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप मोरल रहिए, लेकिन बट ही क्रिएट्स स्कोप फॉर द यूज ऑफ अनएथिकल मीन्स इफ सिचुएशन डिमांड। लेकिन वो ऐसा स्कोप भी क्रिएट कर देते हैं कि अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको अनएथिकल मीन्स उपयोग करना पड़ रहा है तो आप करिए। अगर आपको हिरोशिमा और नागासाकी में जापान के खिलाफ न्यूक्लियर बम का यूज करना है और ये आपका नेशनल इंटरेस्ट और कंडीशन ऐसी है कि आपको करना पड़ रहा है, तो आप करिए, इसमें कोई आपको संकोचाने वाली बात नहीं है। सो फार नेशनल इंटरेस्ट डिमांड्स और सो फार द इट इज़ द रीजन डेट प्रिंस नीड नॉट टू सफ़र फ्रॉम मोरल डिनमा, है ना। तो जब तक, मतलब जहाँ तक नेशनल इंटरेस्ट और रीजन डेट रीजन ऑफ द स्टेट डिमांड कर रहा है कि प्रिंस को अनएथिकल एक्शन, अनएथिकल मीन्स अडॉप्ट करने चाहिए, तो
इस सिचुएशन में प्रिंस को मोरल डिलेमा से सफ़र नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दैट प्रिंस पुट द लाइफ ऑफ द पीपल एंड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एट द स्टेक फॉर द सेक ऑफ हिज मोरल और रिलीजियस बिलीफ ना। तो ये कहाँ तक जायज़ है कि जो प्रिंस है वो अपने है ना स्टेट का इंटरेस्ट और पीपल का इंटरेस्ट को ताक पर रख दे, किस लिए? अपने मोरल और रिलीजियस बिलीफ के लिए, है ना। तो उसमें जैसे पंडित नेहरू ने क्या किया, कश्मीर इशू को वो कहाँ ले गए? यूएन पे ले गए। चाइना की उनकी जो पॉलिसी थी वो भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आइडियलिस्ट नहीं हो सकते हैं एज पर मैकियावेली, क्योंकि इससे लोगों का हित नहीं सकता है। इन पॉलिटिक्स नॉट ओनली राइट डिसीजन मैटर, इवन टाइमली डिसीजन मैटर, है ना। पॉलिटिक्स में ना केवल राइट डिसीजन मैटर करते हैं कि हम राइट डिसीजन लें, बल्कि यह भी मैटर करता है कि हम टाइमली डिसीजन लें। राइट डिसीजन तो ठीक है, मैटर करते ही हैं, पर टाइमली डिसीजन भी उसमें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंटरेस्ट ऑफ नेशन, और नेशन के जो इंटरेस्ट है उससे महत्वपूर्ण तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, नॉट इवन योर रिलीजियस और मोरल बिलीफ। तो नेशन का इंटरेस्ट सर्वोपरि है और उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आपके रिलीजियस या मोरल बिलीफ्स भी उससे बड़े नहीं हो सकते। सिंस मैकियावेली गेव प्रायोरिटी टू द नेशनल इंटरेस्ट ओवर एथिक्स और रिलीजन, मैकियावेली डिजर्व टू बी नोन एज ग्रेटेस्ट पेट्रियोट इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी। चूंकि मैकियावेली ने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी दी है किस पे? एथिक्स और रिलीजन के ऊपर, इसलिए मैकियावेली को हिस्ट्री में वेस्टर्न पॉलिटिकल जो फिलॉसफी की हिस्ट्री है उसमें ग्रेटेस्ट पेट्रियोट का दर्जा दिया जाता है और वो इसे डिजर्व करते हैं। तो मैकियावेली शुड नॉट बी नोन एज an advocate of immorality. It is only indifferent to morality only so far national interest demand. तो मैकियावेली को इमोरलिटी का एडवोकेट नहीं कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ही इज ओनली इनडिफरेंट टू मोरलिटी, वो मोरलिटी के प्रति इनडिफरेंट हैं, उदासीन हैं, जब तक नेशनल इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हैं। अगर नेशनल इंटरेस्ट डिमांड कर रहे हैं तो मोरलिटी को इग्नोर किया जा सकता है। अगर नेशनल इंटरेस्ट डिमांड नहीं कर रहे हैं तो फिर आप मोरलिटी प्रोपोगेट करिए, उसके हिसाब से काम करिए, कोई मैकियावेली को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। थस मैकियावेली रिजेक्ट्स एथिकल एब्सोल्यूटिज्म। तो मैकियावेली ने एथिकल एब्सोल्यूटिज्म, इसका मतलब क्या है? ही रिजेक्ट्स एनी एब्सोल्यूट एथिक्स। एथिकल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है कि कोई एक एब्सोल्यूट एथिक्स है जिसको सभी हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, उसको मैकियावेली रिजेक्ट करते हैं। अब इस कारण मैकियावेली क्या है? कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है। मैकियावेली रिजेक्ट्स एथिकल एब्सोल्यूटिज्म एज फार एज रेज़न डेटार्ट इज कंसर्न। तो मैकियावेली एथिकल एब्सोल्यूटिज्म को क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि ये रीजन ऑफ द स्टेट डिमांड कर रहा है, ये इसलिए एथिकल एब्सोल्यूटिज्म को मैकियावेली रिजेक्ट कर देते हैं। मैकियावेली के अनुसार एथिक्स इन पॉलिटिक्स इज सिचुएशनल और कंसेप्चुअल। तो पॉलिटिक्स में जो एथिक्स होती है वो या तो सिचुएशनल होगी या कंटेक्चुअल होगी। मतलब इसका मतलब क्या है? इन पॉलिटिक्स थिंग्स आर राइट और रॉन्ग इन कंटेक्स्ट। तो पॉलिटिक्स में जो चीज़ें होती हैं वो या तो रॉन्ग होंगी या राइट होंगी, पर वो कंटेक्स्ट में राइट होंगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन की डिमांड के अनुसार। इसका मतलब है कि देयर आर नो यूनिवर्सल एंड ट्रांसजेंडरल इथिक्स इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में कोई यूनिवर्सल और ट्रांसजेंडरल इथिक्स नहीं है पॉलिटिक्स में। दस वन ऑफ द वर्चू ऑफ द प्रिंस इज टू अंडरस्टैंड द मोमेंट। तो प्रिंस की एक महत्वपूर्ण वर्चू है कि वो मोमेंट को समझे, हीट ऑफ द मोमेंट को समझे और उसके अनुसार काम करे। हेंस मैकियावेली वांट्स प्रिंस टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लॉन। इसलिए मैकियावेली क्या चाहता है? प्रिंस किसकी तरह क्लेवर है? फॉक्स की तरह क्लेवर रहे और किंग की तरह ब्रेव रहे। थस मैकियावेली हैज एस्टेब्लिश पॉलिटिक्स एज एन ऑटोनॉमस स्फीयर। इसलिए मैकियावेली ने पॉलिटिक्स को एक ऑटोनॉमस स्फीयर के रूप में स्थापित किया। ही फ्रीड पॉलिटिक्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ रिलीजन एंड इथिक्स। उसने पॉलिटिक्स को रिलीजन और इथिक्स के क्लचेस से, है ना, चंगुल से छुड़ाया। दैट ही कैन बी कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर
कंट्रीब्यूशन ऑफ मैकियावेली, और एंड दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू मैकियावेली। हाँ, तो ये जो उसने पॉलिटिक्स को एथिक्स के क्लचों से छुड़ा दिया, ये मैकियावेली का बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कहा जा सकता है। दो मैकियावेली वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर सेपरेटिंग रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड मैकियावेली इन राइट पर्सपेक्टिव। हाँ, चूँकि मैकियावेली को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसने रिलीजन और पॉलिटिक्स को सेपरेट कर दिया, लेकिन हमको मैकियावेली को समझने की ज़रूरत है राइट पर्सपेक्टिव में। वन ऑफ द वर्चू ऑफ प्रिंस इन हिज इज हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मोमेंट एंड टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो एक प्रिंस की एक बहुत महत्वपूर्ण वर्चू क्या है? वो मोमेंट को समझे और उसके अनुसार उचित एक्शंस ले। विच एक्शन इज अप्रोप्रिएट और वेदर यूज ऑफ वायलेंस इन पॉलिटिक्स इज अप्रोप्रिएट। मतलब तो फिर ये क्वेश्चन है कि कौन से एक्शन अप्रोप्रिएट एक्शन होंगे, और क्या पॉलिटिक्स में वायलेंस का यूज अप्रोप्रिएट है। और मैकियावेलीज व्यू ऑन, और इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि मैकियावेली के यूज ऑफ वायलेंस पे, यूज ऑफ वायलेंस इन पॉलिटिक्स पर क्या व्यूज़ है। तो मैकियावेली का मानना है कि टू बी सक्सेसफुल इन पॉलिटिक्स प्रिंस हैज़ टू बी वर्चुअस। तो अगर प्रिंस को पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल होना है तो उसे वर्चुअस होना होगा। और प्रिंस की वन ऑफ द वर्चू ऑफ द प्रिंस इज टू अंडरस्टैंड मोमेंट, और प्रिंस की एक महत्वपूर्ण वर्चू ये है कि वो मोमेंट को समझे। इसका मतलब क्या है? टू मीन्स टू अंडरस्टैंड द मोमेंट प्रिंस हैज़ टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड प्रिंस हैज़ टू बी ब्रेव लाइक लायन। तो वो मोमेंट को समझे कि कब उसको फॉक्स की तरह क्लेवर होना पड़ेगा और लायन की तरह ब्रेव होना पड़ेगा। इस मोमेंट को समझना एक प्रिंस की बहुत ही महत्वपूर्ण वर्चू होती है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, प्रिंस हैज़ टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स एंड ब्रेव लाइक लायन, एक्सप्लेन। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो क्लेवर लाइक फॉक्स का मतलब प्रिंस हैज़ टू बी मेंटली स्ट्रांग और प्रिंस शुड हैव रीजन। तो प्रिंस को पहले तो मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और दूसरा उसके पास रीजन होना चाहिए। ब्रेव लाइक लायन, इट मीन्स प्रिंस शुड बी करेजियस, प्रिंस को करेजियस होना चाहिए। प्रिंस शुड हैव स्ट्रांग विल पावर टू कन्फ्रंट एंड टू प्रिवेल ओवर इट्स एनिमी, और प्रिंस के पास एक बहुत स्ट्रांग विल होनी चाहिए जिससे वह अपने दुश्मनों का सामना कर सके और उन पर अल्टीमेटली जीत हासिल कर सके। तो इसका मतलब है कि बेसिकली रिलीजन एंड करेज आर सीन एज टू एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ द रूलिंग क्लास। तो रीजन और करेज है जो रूलिंग क्लास की दो महत्वपूर्ण क्वालिटीज़ के रूप में देखी जाती हैं। मैकियावेली इज आल्सो इंसिस्टिंग ऑन दीज टू क्वालिटी, और मैकियावेली भी इन दो क्वालिटियों पर जोर देते हैं। मैकियावेली इज रियलिस्ट, वो क्लियरली एक्सप्लेन्स विच स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ रीजन एंड विच स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ करेज इज नीडेड। और चूंकि मैकियावेली एक रियलिस्ट थिंकर है तो वो बताते हैं और वो क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं किस तरीके का रीजन और किस तरीके की करेज की ज़रूरत होती है, कौन सी स्पेसिफिक करेज और किस तरह का रीजन हमको चाहिए। तो ही सेज दैट प्रिंस शुड बी क्लेवर लाइक फॉक्स टू अंडरस्टैंड द ट्रैप्स अराउंड। तो प्रिंस को क्लेवर लाइक फॉक्स होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो ट्रैप्स को समझ सके जो उसके आसपास बुने जा रहे हैं। ही आल्सो सेज दैट प्रिंस शुड बी ब्रेव लाइक और करेजियस लाइक किंग टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द वोल्फ। और प्रिंस को क्लेवर लाइक लायन होना चाहिए, कहे के लिए? ट्रैप को समझने के लिए। ट्रैप को समझ गया तो फिर उसको करेजियस और ब्रेव होना चाहिए, किसकी तरह? लायन की तरह, ताकि वह अपने आप को भेड़ियों से बचा सके। भेड़िया इन द सेंस कि जो पॉलिटिक्स में जो बुरे लोग हैं उनसे अपने आप को बचा सके। इल इंटेंशन ऑफ द स्टेट्स, वेरियस स्टेट्स, तो उनसे स्टेट अपने आप को, प्रिंस अपने आप को बचा सके। इन सच सिनेरियो टू डील विद द सिचुएशन he can employ whatever means, that is force, fraud, treachery, anything which he finds essential in a given context। तो इस सिचुएशन में प्रिंस इस सिचुएशन से डील करने के लिए वह किसी भी प्रकार के मीन्स को उपयोग कर सकता है, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो फ्रॉड हो, चाहे वो धोखाधड़ी हो, कुछ भी जो उसको ठीक लगता है कि इस सिचुएशन में हमको ज़रूरी है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैकियावेली का वायलेंस और फोर्स पे क्या व्यू है इसको समझते हैं। तो मैकियावेली सेज इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड। प्रिंस के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको लोग फियर करें, उससे लोग डरें, ना कि लव्ड करें। हाँ, तो इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर्ड देन टू बी लव्ड।
प्रिंस के लिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि लोग उससे डरें, ना कि उसको लोग लव करें। तो वर्चुअस जो प्रिंस होगा, जो एक अच्छा प्रिंस होगा, वो नोज और एक्सेल इन स्टेट क्राफ्ट, वो स्टेट क्राफ्ट को जानता होगा और उस पर अपनी जो है तो आगे बढ़ेगा। स्टेट क्राफ्ट क्या होती है? स्टेट क्राफ्ट इज नॉट द सोल क्राफ्ट एज प्लेटो एरिस्टोटल थिंक। तो स्टेट क्राफ्ट सोल क्राफ्ट नहीं है, जैसा कि प्लेटो और एरिस्टोटल के द्वारा बताया जाता है। रेदर स्टेट क्राफ्ट इज द मैनेजमेंट ऑफ पावर। तो स्टेट क्राफ्ट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पावर है। पॉलिटिक्स इज नॉट एथिक्स और रिलीजन, पॉलिटिक्स इज स्ट्रगल फॉर पावर। और पॉलिटिक्स इथिक्स या रिलीजन नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर। सिंस मैकियावेली डिस्क्राइब पॉलिटिक्स एज नाइदर एथिक्स नॉर रिलीजन रेदर स्ट्रगल फॉर पावर, तो हाँ, चूंकि मैकियावेली पॉलिटिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रगल फॉर पावर। तो इससे माध्यम से हम पावर भी हुआ पॉलिटिक्स को, और मतलब इस तरह हम मैकियावेली में पावर भी हुआ पॉलिटिक्स पाते हैं, और जिसे पॉलिटिकल रियलिज्म भी कहा जा सकता है। मैकियावेली इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, और मैकियावेली को पॉलिटिकल रियलिज्म का फादर कहा जाता है। तो पॉलिटिकल रियलिज्म और पॉलिटिकल आइडियलिज्म में क्या अंतर है? तो पॉलिटिकल रियलिज्म में होता है दोज हु कंसीडर पॉलिटिक्स एज पावर दे आर कॉल्ड एज रियलिस्ट लाइक मैकियावेली। तो जो पॉलिटिक्स को पावर की तरह देखते हैं, स्ट्रगल फॉर पावर की तरह देखते हैं, उन्हें रियलिस्ट कहा जा सकता है, जैसे कि मैकियावेली। और पॉलिटिकल आइडियलिज्म दोज हु कंसीडर पॉलिटिक्स एज इथिक्स दे आर आइडियलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो, अरिस्टोटल। और जो पॉलिटिक्स को इथिक्स के रूप में देखते हैं, उन्हें आइडियलिस्ट कहा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल प्लेटो और अरिस्टोटल। तो रियलिज्म वर्सेज आइडियलिज्म। तो पॉलिटिक्स इज पावर, रियलिज्म के अनुसार पॉलिटिक्स इज पावर, और आइडियलिज्म के अनुसार पॉलिटिक्स इज इथिक्स। रिलीजन एंड आइडियलिज्म शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ आइडियलिज्म वर्सेज मटेरियलिज्म। तो रियलिज्म और आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म से कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। मतलब आइडिया इज रियल, मैटर इज रियल, वर्ड ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। तो आइडियलिज्म क्या मानता है कि आइडिया इज रियल, आइडिया रियल है, और वर्ड ऑफ गॉड इंपॉर्टेंट है। और मटेरियलिज्म क्या मानता है कि मैटर इज रियल। तो इसको कंफ्यूज नहीं किया जाना चाहिए। वर्चुअस प्रिंस नोस स्टेट क्राफ्ट। हाँ, एक वर्चुअस जो प्रिंस होगा, एक गुणवान जो प्रिंस होगा, वो स्टेट क्राफ्ट को जानता रहेगा। स्टेट क्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? स्टेट क्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव होगा टू सीक प्रिजर्वेशन ऑफ पीपल एंड टेरिटरी। स्टेट क्राफ्ट का ऑब्जेक्टिव होगा अपने लोगों की रक्षा करना और अपनी टेरिटरी की रक्षा करना, और अपने पीपल्स के जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना। हाउ प्रिंस कैन प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट, और प्रिंस नेशनल इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? तो प्रिंस नीड टू गेन एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट ऑफ पावर। तो प्रिंस को मैनेजमेंट ऑफ पावर पर एक्सीलेंस प्राप्त करना होगा। तो उसके पास एक्सीलेंस हो कि वो पावर का अच्छे से मैनेजमेंट कर सके। पावर हैज़ टू फॉर्म, पावर दो प्रकार की होती है, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर माने पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ लव। और हार्ड पावर क्या होती है? पावर ऑफ कोर्जन, जबरदस्ती की पावर, मजबूरी की पावर, है ना। पावर ऑफ फियर और वायलेंस। तो फियर की जो पावर होती है, जो फियर दिखा के जो पावर को एक्सरसाइज किया जाता है वायलेंस के माध्यम से, वो हार्ड पावर होती है। जो सॉफ्ट पावर होती है अट्रैक्शन के माध्यम से, पावर ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ लव जो होती है, वो सॉफ्ट पावर होती है। तो प्रिंस मस्ट बी क्लेवर टू नो द मोमेंट। प्रिंस को इतना क्लेवर होना चाहिए कि वो मोमेंट को समझे। प्रिंस मस्ट नो विच फॉर्म ऑफ पावर टू बी यूज्ड इन होम, ऑन होम एंड फेन। तो प्रिंस को यह पता होना चाहिए कि हम पर मतलब प्रिंस को किन लोगों पर और कब किस प्रकार की पावर का उपयोग करना है, ये प्रिंस को पता होना चाहिए। मैकियावेली सजेस्ट दैट इन अ गिवन सिचुएशन इफ प्रिंस थिंक टू यूज वायलेंस ही कैन। और मैकियावेली सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रिंस यह सोचता है कि उसे वायलेंस यूज करना चाहिए, तो वो यूज कर सकता है। हाउ एवर मैकियावेली वांट्स टू कॉशन द प्रिंस, लेकिन मैकियावेली प्रिंस को एक चेतावनी देना चाहता है। क्या चेतावनी देना चाहता है? कि यूज ऑफ फोर्स शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन। तो जो फोर्स का जो यूज है, वो बल का प्रयोग पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए बल का प्रयोग फर्स्ट ऑप्शन? क्योंकि प्रिंस नीड टू डेवलप सर्टेन स्किल विथ रिस्पेक्ट टू यूज ऑफ वायलेंस। तो प्रिंस को कुछ ऐसी स्किल डेवलप करनी चाहिए वायलेंस के यूज के लिए। कैसे स्किल?
मैकियावेली टेल्स इफ प्रिंस प्रेफर टू यूज वायलेंस, अगर प्रिंस वायलेंस को यूज करने प्रेफर करता है तो प्रिंस शुड केयरफुली वे डाउन ऑल अदर ऑप्शन। इससे पहले कि प्रिंस बल का प्रयोग करे, वायलेंस का प्रयोग करे, उसको अपने सारे जो ऑप्शन हैं उसको नाप तोल लेना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शन है मेरे पास और इससे मेरा काम कितनी मात्रा में मेरा काम हो जाएगा। तो अपने सारे ऑप्शन को उसको पहले एक तरीके से नाप तोल लेना चाहिए। और फिर प्रिंस शुड यूज वायलेंस ओनली व्हेन एब्सोल्युटली essential, it means that prince should not restrain himself from using violence। और प्रिंस को वायलेंस तभी यूज करना चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो। इसका मतलब ये भी है कि प्रिंस को अपने आप को वायलेंस यूज करने से रोकना नहीं चाहिए। अगर ज़रूरत है वायलेंस यूज करने की तो प्रिंस यूज कर सकता है, लेकिन एज ए लास्ट रिजॉर्ट, जब बहुत ही आवश्यक हो। इफ़ वायलेंस इज टू बी यूज इट शुड बी यूज कम्प्लीटली, अगर वायलेंस का उपयोग किया जा रहा है तो फिर पूरी तरह से करिए। मतलब स्केल ऑफ वायलेंस शुड बी सच टू क्रश द एनिमी कम्प्लीटली, है ना। इतना मतलब यूज ऑफ वायलेंस इतना होना चाहिए, इतनी स्केल पर वायलेंस होना चाहिए कि एनिमी को आप पूरी तरह से ध्वस्त कर दें। क्यों? क्योंकि बिकॉज प्रिंस शुड नॉट लीव एनिमी अलाइव टू टेक रिवेंज। क्यों? क्योंकि प्रिंस को अपने एनिमी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए रिवेंज लेने के लिए। इतना मतलब अगर पावर का यूज करना ही पड़ गया तो पूरी तरह से अपने अपोनेंट को आप क्रश कर दीजिए, इतना उसको निष्क्रिय कर दीजिए कि फिर वो या तो उसको मार दीजिए या तो इतना निष्क्रिय कर दीजिए कि वो रिवेंज करने के पास मतलब रिवेंज करने के लिए वो जिंदा न रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज रिवेंज इज़ द मोस्ट पावरफुल सेंटीमेंट इन मैन, क्योंकि रिवेंज एक व्यक्ति में सबसे बड़ा सेंटीमेंट होता है, बहुत मजबूत सेंटीमेंट होता है, बहुत मजबूत प्रबल भावना होती है। इफ रिवेंज डोमिनेट्स माइंड पर्सन फॉरगेट हिज ऑन इंटरेस्ट एंड विल परस्यू रिवेंज। अगर एक इंसान के मन में दिमाग में ये रिवेंज की सनक सवार हो गई है तो वो अपने इंटरेस्ट को भूल जाएगा और रिवेंज को परस्यू करेगा। 1971 के बाद में पाकिस्तान को जो ह्यूमिलिएशन 90,000 सैनिकों के साथ सरेंडर करना पड़ा, जो ह्यूमिलिएशन है, तो आज पाकिस्तान की स्थिति बिल्कुल गर्त पे है ना। पाकिस्तान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली हर तरीके से मार खाया हुआ है, फिर भी भारत से वो रिवेंज नहीं छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि रिवेंज का जो सेंटीमेंट होता है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी देश में, वो बहुत ही पावरफुल होता है। तो मैकियावेली क्या कहते हैं? मैकियावेली सेज दैट प्रिंस हैज़ टू बी अ कोल्ड ब्लडेड मैन, उसको एक कोल्ड ब्लडेड मैन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हिज एक्शन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन प्रोवोकेशन बाय एनिमी बट कैलकुलेटेड विथ कामनेस। हाँ, तो उसके जो एक्शन है, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है कि उसके एक्शन एनिमी जो अगर प्रोवोकेट कर रहा है उसको जो है तो मतलब इंस्टिगेट कर रहा है, उस पर बेस्ड नहीं होने चाहिए, बल्कि उसके पास कैलकुलेशन करके काम शांति तरीके से कैलकुलेट करके अपने को एक्शन लेने चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब भारत में पुलवामा अटैक हुआ था तो भारत ने बहुत मतलब लगभग 15 से 20 दिन भारत ने लिया था। इस बीच पाकिस्तान प्रवोक कर रहा था, लेकिन भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की और जब मतलब इसमें एयर स्ट्राइक की, दोनों में भारत ने टाइम लिया और अपने हिसाब से पाकिस्तान के प्रोवोकेशन में आते हुए अपने हिसाब से मतलब अपना स्ट्राइक को मतलब अंजाम दिया। तो ये है, प्रिंस शुड बी टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क व्हेन प्रिंस डिसाइड टू यूज वायलेंस बिकॉज वायलेंस और वार दैट कैन बी वेरी कॉस्टली एक्टिविटी, है ना। तो प्रिंस शुड बी टेकिंग कैलकुलेटेड, प्रिंस को कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। क्यों? कैसे? मतलब कि कब वायलेंस का यूज किया जाना चाहिए, है ना। ये मतलब प्रिंस को कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि कब वायलेंस का यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि वायलेंस और वार जो है तो बहुत ही कॉस्टली एक्टिविटी होती है, इसलिए प्रिंस को कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मुझे कब वायलेंस का उपयोग करना चाहिए। मैकियावेली ये भी रिकमेंड करते हैं कि इफ़ वायलेंस इज यूज, अगर वायलेंस का उपयोग किया जा रहा है तो प्रिंस को जो है तो वायलेंस डायरेक्टली नहीं यूज करनी चाहिए। प्रिंस शुड नॉट प्रिफर
टू यूज प्रिंस शुड प्रिफर नॉट टू यूज वायलेंस डायरेक्टली, प्रिंस को डायरेक्टली वायलेंस का उपयोग नहीं करना चाहिए। इफ़ यूज्ड देन यूज्ड इट कम्प्लीटली एंड यूज इट सडनली ऑन अ सिंगल को। और अगर ऐसा करना पड़ गया कि आपको वायलेंस का यूज करना पड़ गया, तो पूरी तरह से करिए और सडनली करिए, अचानक करिए और एक प्रयास में करिए कि अपने आप एनिमी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दें, चूर कर दें। अदरवाइज यूज ऑफ पॉलिसी ऑफ लव। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर सॉफ्ट पावर का यूज करिए, पावर ऑफ लव, पावर अट्रैक्शन का यूज करिए। Machiavelli also said that if policy of love is used, it has to be sobered gradually. Let the craving for more start, है ना। और अगर आपका पॉलिसी ऑफ लव यानी सॉफ्ट पावर को यूज करना है तो इसको आप धीरे धीरे यूज करिए और ऐसे करिए कि लोगों में इसके लिए जो है तो चाहत बढ़ती जाए, है ना। पीपल्स को उसके चाहत का एहसास होने दीजिए, धीरे धीरे करिए। अगर सॉफ्ट लव पावर का यूज करना है धीरे धीरे करिए, पीपल को तो आतुर होने दीजिए, ऐसा मैकियावेली कहते हैं। इट इज़ बेटर फॉर प्रिंस टू बी फियर देन लव। और प्रिंस के लिए फिर मैकियावेली बाद में कह देते हैं कि प्रिंस के लिए यह जरूरी है कि उसको लोग फियर करें, ना कि उसको लव करें। क्यों? प्रिंस मस्ट बी एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट। प्रिंस को स्टेट क्राफ्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए। प्रिंस शुड नो द यूज ऑफ बोथ लव एंड फियर। और प्रिंस को ये पता होना चाहिए कि हम कब लव यूज करें, पावर ऑफ लव यूज करें, और कब पावर ऑफ फियर यूज करें। हाउएवर इन पॉलिटिक्स सिचुएशन विल कीप ऑन अराइजिंग वेयर फोर्स इज टू बी यूज्ड एंड इट इज़ बेटर टू यूज फोर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हालांकि सिचुएशन जो पॉलिटिक्स में ऐसी सिचुएशन आएंगी जब आपको फोर्स का यूज करना पड़ेगा, और फोर्स का यूज करना ज़रूरी इसलिए भी है ताकि आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकें। और इट इज़ बेटर टू यूज फोर्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और हमें सिचुएशन के अनुसार फोर्स का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैकियावेली सजेस्ट दैट पीपल लव प्रिंस एट देयर ऑन विल। क्योंकि प्रिंस का जो मैकियावेली का मानना है कि जो लोग होते हैं वो प्रिंस को जो लव करते हैं, प्रिंस के प्रति अच्छी भावनाएं रखते हैं, अपने आप से रखते हैं, है ना, अपने विल पे रखते हैं। द सॉफ्ट पावर में नॉट वर्क। क्योंकि वो अपने आप से मान रहे हैं तो सॉफ्ट पावर जरूरी नहीं है कि काम कर जाए। हाउएवर पीपल फियर एट द विल ऑफ प्रिंस। लेकिन जो पीपल जो डरते हैं प्रिंस से, वो प्रिंस की विल पे डरते हैं। तो वाइस प्रिंस डज व्हाट इज हिज विल रेदर देन व्हाट इज द विल ऑफ द अदर्स। और एक जो वाइस प्रिंस होगा वो क्या करेगा? जो उसकी विल होगी वो करेगा, ना कि जो दूसरों की विल है उसके अनुसार काम करेगा। ही हैज़ टू यूज फोर्स इन द सिचुएशन एंड कैन नॉट अवॉइड इट। और उसे कुछ सिचुएशंस पे फोर्स का यूज करना पड़ेगा और वो इसे अवॉइड नहीं कर सकता। दस वर्चुअस प्रिंस नोज नॉट जस्ट द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट बट आल्सो द आर्ट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। तो एक वर्चुअस प्रिंस है वो केवल स्टेट क्राफ्ट की साइंस ही नहीं जानता बल्कि उसके आर्ट को भी जानता है कि कब और कैसे, किस जगह, कितनी मात्रा में, किसके ऊपर, ये सब उसको पता होनी चाहिए। साइंस भी उसको पता होनी चाहिए और उसको आर्ट भी आनी चाहिए कि कैसे यूज किया जाए, किस मात्रा में यूज किया जाए, कब यूज किया जाए, किसके ऊपर यूज किया जाए। दोस्तों, हम अपने लेक्चर के अंतिम चरण में जहाँ पर हम मैकियावेली के जो थॉट्स हैं रिलीजन के ऊपर वो जानेंगे। तो मैकियावेली ऑन रिलीजन एज आ एक्सक्लूसिव थिंकर, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉब्स। मतलब इसमें अभी हम मैकियावेली के थॉट्स हैं रिलीजन के ऊपर और एज ए एक्सक्लूसिव थिंकर ये समझने का प्रयास करेंगे। तो मैकियावेली रिलीजन के ऊपर उनका क्या व्यू है समझते हैं। सेवाइन ने मैकियावेली को क्रिटिसाइज किया है, नैरोली डेटेड और नैरोली लोकेटेड। सेवाइन ये भी कहते हैं, सेवाइन आल्सो सेज दैट हैड मैकियावेली बिलोंग टू सम अदर टाइम एंड स्पेस हिज व्यू ऑन रिलीजन वुड हैव बीन डिफरेंट। मैकियावेली का, सेवाइन का मानना है कि अगर मैकियावेली किसी दूसरे टाइम और स्पेस से बिलोंग करते तो हो सकता है कि उनके जो रिलीजन के ऊपर उनके जो व्यूज़ हैं मे बी दे वुड हैव बीन डिफरेंट। फॉर अंडरस्टैंडिंग मैकियावेलीज व्यू ऑन रिलीजन वी हैव टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स। तो मैकियावेली के व्यूज़ जो रिलीजन के ऊपर हैं उनको समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। कौन कौन सी? फर्स्ट है मैकियावेली वॉज अगेंस्ट चर्च एंड नॉट अगेंस्ट रिलीजन। तो मैकियावेली से पहले चर्च के अगेंस्ट थे, मैकियावेली चर्च के अगेंस्ट थे, रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे।
भाई मैकियावेली वॉज अगेंस्ट, मैकियावेली चर्च के अगेंस्ट क्यों थे? क्योंकि उनके समय में चर्च करप्ट हो चुका था। चर्च जो है तो एक करप्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में उभर कर आया था। और जो है तो जो चर्च का जो करप्शन था वो सोसाइटी के लेवल पर भी वो मतलब धीरे धीरे सोसाइटी तक पहुंच गया था। इसलिए है ना, इसलिए मैकियावेली का मानना था कि जो इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चर्च जिम्मेदार है, क्योंकि वो करप्ट है और ये करप्शन सोसाइटी तक पहुंच गया है। और इसलिए इटली जो है तो यूनिफिकेशन इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। और मैकियावेली एज ए स्कॉलर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास वाज अगेंस्ट द चर्च। मैकियावेली क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास के स्कॉलर थे, इसलिए वे चर्च के अगेंस्ट थे। क्योंकि चर्च fathers had nexus with the feudal lords, feudal class, and there was conflict, class struggle between capitalist class and feudal class। तो जो चर्च के फादर हुआ करते थे उनका फ्यूडल क्लास के साथ एक काइंड ऑफ नेक्सस था, जिसके कारण जो है कैपिटलिस्ट क्लास और फ्यूडल क्लास के बीच एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। मैकियावेली रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे। मैकियावेली का रिलीजन के प्रति जो एटीट्यूड था वो यूटिलिटेरियन था। मतलब उनका मानना था कि रिलीजन की एक यूटिलिटी है, रिलीजन हैज यूटिलिटी, रिलीजन की एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है। रिलीजन की क्या उपयोगिता थी मैकियावेली के अनुसार? तो मैकियावेली के अनुसार रिलीजन एक डिसिप्लिनरी फोर्स की तरह काम करता है, और यह प्रिंस को हेल्प करता है कि वह लॉ और ऑर्डर को मेंटेन कर सके। तो यूनिक आस्पेक्ट इन मैकियावेली दैट ही डज नॉट लुक एट रिलीजन एज ए स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस। तो मैकियावेली मैकियावेली के जो व्यूज़ हैं रिलीजन पे, तो यूनिक है इन द सेंस कि वो रिलीजन को स्पिरिचुअलिस्टिक सेंस में नहीं देखते हैं, आध्यात्मिकता के आधार पर वो रिलीजन को नहीं देखते हैं। बल्कि उनका मानना था ही लुक्स रिलीजन इज अ सेकुलर सेंस एंड एड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और वो रिलीजन को एक सेकुलर सेंस में देखते थे, जो कि एक टूल हो सकता है लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। तो रिलीजन सेपरेशन बिटवीन पब्लिक स्फीयर और प्राइवेट स्फीयर। तो प्रिंस शुड ऑलवेज स्पीयर रिलीजियस इन पब्लिक स्फीयर। तो किंग को मैकियावेली का मानना था कि प्रिंस को पब्लिक स्फीयर पे हमेशा रिलीजियस दिखना चाहिए, और प्राइवेट स्फीयर में जरूरी नहीं है किंग रिलीजन को फॉलो करे, लेकिन पब्लिक स्फीयर पे उसे रिलीजियस दिखना ही पड़ेगा। मैकियावेली बिलोंग्स रिफॉर्मेशन फेज विच लेड टू प्रोटेस्टेंटिज्म। तो मैकियावेली जो है रिफॉर्मेशन के फेज से बिलोंग करते हैं, जिसके कारण एक प्रोटेस्टेंट जो है तो कल्चर, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का एक नया फॉर्म इवाल्व होता है, जिसने चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज किया। और इसमें थोड़ा सा हम कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट के बीच के अंतर समझ लेते हैं। तो कैपिटलिस्ट जो है तो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। उनका मानना है कि रिलीजन की एक यूटिलिटी है। फॉर एग्जांपल यूएसए एज अ कैपिटलिस्ट स्टेट इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजन। और उनका जो कैपिटलिस्ट का मानना है कि जो रिलीजन है उसकी एक यूटिलिटी है। और जो कम्युनिस्ट होते हैं वो एंटी गॉड होते हैं, एंटी रिलीजन होते हैं। मतलब वो एथीस्ट टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो गॉड के खिलाफ रहेंगे, रिलीजन के खिलाफ रहेंगे, और इस प्रकार वो एथीस्ट बन जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और कम्युनिस्ट कंट्रीज लाइक चाइना वेयर रिलीजन इज बैन, और कम्युनिस्ट कंट्रीज फॉर एग्जांपल चाइना में तो रिलीजन पूरी तरह से बैन ही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैकियावेली क्या सजेस्ट करते हैं? इफ प्रिंस हैज टू चूज बिटवीन नोबल्स, एलिट्स, एरिस्टोक्रेट्स एंड कॉमन मैन, तो प्रिंस शुड ऑलवेज फेवर कॉमन मैन। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पैदा होगी जब प्रिंस को नोबल्स या एलिट्स या एरिस्टोक्रेट्स के बीच और कॉमन मैन के बीच किसी एक व्यक्ति को चुनना पड़े, तो प्रिंस को हमेशा कॉमन मैन को चुनना चाहिए, उसका फेवर लेना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मैन इज सेटिस्फाइड इफ प्रिंस प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू मटेरियल ग्रोथ। तो एक व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाएगा
अगर प्रिंस उसके लाइफ की सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर देता है और उसको मटेरियल ग्रोथ के लिए उसका अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है, तो एक व्यक्ति इससे सेटिस्फाई हो जाए। अगर राज्य या कि प्रिंस व्यक्ति की लाइफ की सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है और उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे वो मटेरियल ग्रोथ अपनी वेलबींग कर सके, तो इससे प्रिंस जो कॉमन मैन है सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन नोबल्स आर ऑलवेज थ्रेट टू प्रिंस, लेकिन नोबल्स जो होते हैं वो हमेशा प्रिंस के लिए थ्रेट होते हैं। क्यों? क्योंकि नोबल्स हैव ऑलवेज पॉलिटिकल एम्बिशन, क्योंकि नोबल्स के पास हमेशा पॉलिटिकल एम्बिशन होते हैं। वो खुद प्रिंस को हटा के खुद क्या बनना चाहते हैं, प्रिंस को हटा के खुद प्रिंस बनना चाहते, किंग बनना चाहते। इसलिए मैकियावेली एडवाइजेस प्रिंस टू हैव आर्मी ऑफ नेशनल्स। तो मैकियावेली सजेस्ट करते हैं प्रिंस को कि उसको प्रिंस के पास नेशनल्स की आर्मी होनी चाहिए, यानी अपने लोगों की आर्मी होनी चाहिए। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू टॉक अबाउट नेशनल आर्मी इन मेडिवल टाइम्स। मशीनरी सोल्जर्स वर यूज्ड हु फाइट फॉर मनी। तो मैकियावेली ऐसे थिंकर हैं जो पहली बार जो है नेशनल आर्मी की बात करते हैं, क्योंकि मेडिवल टाइम में क्या होता था कि मिशनरी सोल्जर लड़ते थे, मतलब वो आए, पैसा लिए और लड़े और फिर चले गए, ऐसा उनका सिस्टम हुआ करता था। और मैकियावेली जो है तो इम्पीरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी को भी एक्सपेंशनिस्ट फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं जिससे ये साबित होता है कि मैकियावेली कैपिटलिस्ट स्कॉलर थे। और मैकियावेली की जो बुक है डिस्कोर्स, उस पर मैकियावेली की व्यू क्या है, तो डिस्कोर्स में मैकियावेली ने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एडवोकेट किया है ना, सपोर्ट किया है। तो मैकियावेली सिविक रिपब्लिकनिज्म के ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं जो अरिस्टोटल से स्टार्ट होता है। सिविक रिपब्लिकनिज्म क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। जब गवर्नमेंट पीपल के पार्टिसिपेशन से चलाई जाती है तो उसे सिविक रिपब्लिकनिज्म का नाम दिया जाता है। तो मैकियावेली का मानना था कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड बेटर लॉस एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी। तो मैकियावेली का मानना था कि जो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अच्छे लॉज को मतलब प्रोवाइड करती है, अच्छे लॉ और उससे निकल कर आते हैं, और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी बेटर रहती है। मैकियावेली का मानना था कि रिपब्लिकन फॉर्म इज एडवाइजेबल ओनली वेयर पीपल आर वर्चुअस। लेकिन मैकियावेली का मानना था कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर एडवाइजेबल है, कहाँ पर लाई जा सकती है? जहाँ पर पीपल वर्चुअस है, मतलब वेयर पीपल आर पब्लिक स्पिरिट है, जहाँ पर पीपल पब्लिक स्पिरिट से ओतप्रोत है ना, जहाँ पर करप्ट नहीं है और जहाँ पीपल के पास रेशनल ना, उनके पास रेशनैलिटी है, पीपल हैव रेशनैलिटी, ऐसे जगह पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की जा सकती है। लेकिन जहाँ पर पीपल करप्ट हैं, जिनके है ना, और जहाँ पीपल्स के पास पब्लिक और सिविक वर्चू का अभाव है, वहाँ पर मैकियावेली क्या सजेस्ट करते हैं कि प्रिंस को वहाँ पर सजेस्ट द रूल ऑफ प्रिंस वो रूल्स विथ आयरन हैंड। तो वहाँ पर वो मोनार्की और रूल ऑफ प्रिंस को एडवोकेट करते हैं, जो कि मतलब आयरन हैंड से, मतलब सख्ती से रूल करेगा। जहाँ पीपल करप्ट हैं, जहाँ पर वो पब्लिक और सिविक वर्चूस जहाँ पर पीपल्स में लैक करती है, वहाँ मोनार्की को एडवोकेट करता है मैकियावेली, और प्रिंस जो है तो आयरन हैंड से रूल करेगा। मैकियावेली कहते हैं कि वेर एवर पॉसिबल रिपब्लिक वेनेवर नेसेसरी मोनार्की। तो मैकियावेली का कथन है कि जहाँ तक पॉसिबल हो, या कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, और जहाँ ज़रूरी हो तो फिर वहाँ मोनार्की ला देनी चाहिए। बट इन नो कंडीशन एरिस्टोक्रेसी, लेकिन वो एरिस्टोक्रेसी के पूर्णतः खिलाफ था। इसका मतलब है कि वो जो है तो फ्यूडल लॉर्ड के फ्यूडल रोल ऑफ फ्यूडल क्लास को मतलब पूरी तरह से नकार देता है मैकियावेली एज ए स्कॉलर ऑफ कैपिटल क्लास इज ए क्रिटिक ऑफ फ्यूडल क्लास। तो मैकियावेली चूँकि स्कॉलर ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास है, इसलिए वो फ्यूडल क्लास को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और जो है तो मैकियावेली का मानना है कि जो फ्यूडल क्लास होती है वो पैरासाइट होती है ना, एक पैरासाइट होती है, और पैरासाइट है, फ्यूडल क्लास एक पैरासाइट की तरह काम करती है, और इसी के कारण फ्यूडल क्लास के कारण ही यूटिलिटी में जो यूनिटी नहीं है, इसका कारण फ्यूडल क्लास ही है।
Machiavelli's ideal state is republican, इज एरिस्टोटल्स बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट दैट इज पॉलिटी। तो मैकियावेली का जो आइडियल स्टेट है वो रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि एरिस्टोटल का बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट है, मतलब पॉलिटी। एरिस्टोटल पॉलिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो एरिस्टोटल का ये बेस्ट प्रैक्टिकेबल स्टेट है जो मैकियावेली का आइडियल स्टेट है। मैकियावेली आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय रिपब्लिकनिज्म ऑफ रोमन एम्पायर। तो मैकियावेली रोमन एम्पायर के रिपब्लिकनिज्म से भी प्रभावित थे। और मैकियावेली का असेसमेंट करते हैं एज ए थिंकर, क्या असेसमेंट कर सकते हैं? तो मैकियावेली इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सक्लूसिव थिंकर, मीन्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोवर्शियल थिंकर। तो मैकियावेली एक इल्यूसिव थिंकर है। इल्यूसिव मतलब छद्मभेदी टाइप ऑफ, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और कंट्रोवर्शियल भी। कन्वेंशनल व्यू ऑन मैकियावेली के ऊपर, मैकियावेली पर कन्वेंशनल व्यू है वो ये है कि मैकियावेली ने एविल को प्रोजेक्ट किया है, मतलब निगेटिव व्यू है ना, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने निगेटिव व्यू ऑफ रिलीजन के बारे में बताया है और जो इमोरलिटी को एडवोकेट करता है। हु एडवोकेट्स में मॉरलिटी, हु एडवोकेट्स स्टेट एब्सोल्यूटिज्म, और जो स्टेट को पूरी शक्ति देता है। तो ये काइंड ऑफ कन्वेंशनल व्यू है। वो मैकियावेली को एक एविल की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने रिलीजन को निगेटिव सेंस में यूज करने की बात कही, उसने इमोरलिटी टीच की और स्टेट एब्सोल्यूटिज्म की बात कही। अदर इंटरप्रिटेशन, दूसरी इंटरप्रिटेशन क्या है? एज पर बोलिन स्किनर, तो इनके अनुसार क्या है कि मैकियावेली वॉज रिपब्लिकन, लवर ऑफ लिबर्टी, आइडियलिस्ट, प्रिंस इज मैकियावेली सटायर। तो बॉलिन और स्किनर का जो व्यू है कि जो मैकियावेली है वो एक रिपब्लिकन थिंकर है, उसको लिबर्टी से लव है और वो एक आइडियलिस्ट है। और जो प्रिंस जो मैकियावेली की बुक है वो मैकियावेली का एक सटायर है, एक व्यंग है। लास्की का कहना है कि मैकियावेली वॉज ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड समवेयर आइडियलिस्ट इन हिडन फॉर्म। तो लास्की क्या कहते हैं कि मैकियावेली ट्रू सेंस में चाइल्ड ऑफ रेनेसां थे और समवेयर कहीं ना कहीं उनमें एक आइडियलिस्ट फॉर्म हिडन था। वो एक तरह से आइडियलिस्ट थे जो कि हिडन था। आइडियलिस्ट कैसे थे? वो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं ना, कि वेर एवर पॉसिबल रिपब्लिक, वेन एवर नेसेसरी मोनार्की, बट इन नो केस एरिस्टोक्रेसी। कोई आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट कौन होता है? जो फोकस करते हैं कि क्या होना चाहिए। और मैकियावेली's ग्रेटनेस क्या है कि उसने पॉलिटिक्स को एक ऑटोनॉमस फील्ड में की तरह इस्टेब्लिश कर दिया। तो मैकियावेली क्या करते हैं कि एब्सोल्यूट स्टेट को एडवोकेट करते हैं, मतलब प्रिंस शुड रूल विथ आयरन हैंड, प्रिंस को आयरन हैंड से रूल करना चाहिए। मैकियावेली एब्सोल्यूट स्टेट को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब है कि प्रिंस को आयरन हैंड से रूल करना चाहिए। इनिशियली कैपिटलिस्ट सपोर्टेड एब्सोल्यूट किंग इन यूरोपियन हिस्ट्री। तो कैपिटलिस्ट ने इनिशियली क्या किया था कि एब्सोल्यूट किंग को प्रमोट किया था। क्यों? क्योंकि ओनली एब्सोल्यूट किंग कुड इन द केओस, है ना, क्योंकि एक एब्सोल्यूट किंग है जिसके पास बहुत सारी पावर होगी, वही जो केओस है उसको खत्म कर सकता है। लेकिन लेटर ऑन व्हेन स्टेबिलिटी केम दे कैपिटलिस्ट टुक पावर इन देयर ऑन हैंड एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो धीरे धीरे जब स्टेबिलिटी आ गई तो कैपिटलिस्ट ने क्या किया कि पावर को अपने हाथ में ले लिया और वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करने लगे, जैसे कि ब्रिटेन में था। तो दोस्तों यहाँ से मैकियावेली का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ से हम हॉब्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।